1965 का युद्ध सहा, टीटी उस समय भी नहीं रुकी। 1984 सियाचिन लिया, फिर भी पानी बहता रहा। 1999 में कारगिल में धोखा खाया, फिर भी इंसानियत दिखाई। 2001 में संसद हमला हुआ, फिर भी समझौता जारी रहा। मुंबई जल उठी 2008 में, फिर भी नदियां नहीं रुकी। 2016 में उरी में जवान जले, फिर भी शांति बनी रही। 2019 में पुलवामा हमला हुआ, पानी नहीं रुका। पर 2025 के इस पहलगाम हमले ने सारी हदों को पार कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन तिवारी और आप देख रहे हैं परफेक्ट क्लासेस बाय कोमल तिवारी। दोस्तों, 65 वर्षों से चला आ रहा दुनिया का सबसे सफल माना जाने वाला जल समझौता, सिंधु जल समझौता यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी आज खतरे में आ गई है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 23 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है और इस वजह से हालात बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और भारत ने इसको क्यों सस्पेंड किया। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान के सामने जो मूलभूत समस्या थी वो थी पानी की समस्या, क्योंकि पानी के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोर्स रहा है सिंधु नदी, जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से पैदा होती है और वहां से होते हुए भारत जाती है और भारत से फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान से फिर वो अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसका अर्थ ये है कि सिंधु नदी और उसमें मिलने वाली सहायक नदियाँ पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़रूरी रिवर सिस्टम का काम करती हैं। मैं आपको बता दूं कि सिंधु रिवर सिस्टम में लगभग 6 नदियाँ हैं, जिनमें रावी, व्यास, सतलुज, सिंध, झेलम और चिनाब नदी शामिल है। और इस रास्ते को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर पानी जो है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से ही बहकर पाकिस्तान को जाता है। ऐसे में जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत से झगड़े होने लगे। ये जो पानी है वो किस तरह बांटा जाए, किसको कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें होने लगभग 9 साल तक ये झगड़ा चला और फाइनली 9 साल बाद वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक बीच में आया और उसने 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता कराया, जिसे हम सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में 1960 में सिग्नेचर किया और फाइनली 1960 को ये जो समझौता है ये प्रभावी हुआ, यानी हरकत में आया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान में 1965 में एक जंग हुई, 1971 में जंग हुई, 1999 में जंग हुई और साथ ही कई बार तनावपूर्ण स्थितियां बनी। उसके बावजूद भी ये ट्रीटी या समझौता सर्वाइव कर गया और 65 सालों तक चलता रहा। तो आप समझ लेते हैं कि ये समझौता है क्या। इस समझौते में 6 नदियों को 2 भागों में भारत और पाकिस्तान में बांटा गया। एक भाग था पूर्वी नदियों का यानी कि ईस्टर्न रिवर्स, जिसमें रावी, व्यास और सतलज आती हैं और इन तीनों पर भारत का अधिकार कर दिया गया, यानी कि तीनों नदियों का इस्तेमाल भारत अपने हिसाब से कर सकता है। सिंचाई कर सकता है, बिजली पैदा कर सकता है और साथ ही मछली पालन भी कर सकता है और जो भी काम में इस्तेमाल लेना चाहे वो कर सकता है। वहीं जो दूसरा हिस्सा था वो था पश्चिमी नदियों का यानी कि वेस्टर्न रिवर्स, जिसमें सिंध, इंडस नदी, झेलम और चेनाब नदी शामिल हैं। इन तीनों नदियों का ज़्यादातर पानी पाकिस्तान को दिया गया और भारत के जो अधिकार थे इन नदियों पर बहुत ज़्यादा सीमित कर दिए गए, यानी भारत को सिर्फ कुछ एक चीज़ें करने की इजाज़त थी, जैसे कि भारत इनसे थोड़ी बोरी सिंचाई कर सकता था, जल विद्युत पैदा कर सकता था या फिर नौवहन कर सकता था, मतलब नौकायान कर सकता था, लेकिन वो भी लिमिट के अंदर। ज़्यादा पानी भारत इसके अंदर से निकाल नहीं सकता था। अगर आप इस समझौते के कोर को समझने की कोशिश करें, मूल उद्देश्य को समझने की कोशिश करें, तो वो ये है कि पाकिस्तान को इस बात का डर था कि भारत के जो राज्य जहाँ से सिंधु नदी बह के आ रही है वो राज्य थोड़े से ऊंचे हैं और भारत कभी भी चाहे तो इस पानी को रोक सकता है, तो पानी की आपूर्ति रुक जाएगी। लगभग 61% आबादी पाकिस्तान की इस पानी पर डिपेंड करती है, तो ऐसे में पानी की किल्लत हो जाएगी। इस डर को रोकने के लिए ही भारत के अधिकार थे, जो राइट्स थे, उनको सीमित कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया था। थोड़ा और ढंग से समझो तो पाकिस्तान ये कह रहा है कि जिस बहाव से पानी बह के आ रहा है सिंधु नदी के अंदर, झेलम नदी के अंदर और चेनाब नदी के अंदर, वो बहाव कम नहीं होना चाहिए, मतलब उसी बहाव के साथ पानी आना चाहिए।
अगर आप इस नदी पर बांध बनाना चाहते हैं, डैम बनाना चाहते हैं और विद्युत पैदा करना चाहते हैं, यानी बिजली बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप रन ऑफ द रिवर परियोजना बनाएंगे। ध्यान से समझना, रन ऑफ द रिवर परियोजना। इसमें क्या होता है कि जैसे नदी बह रही है और इस नदी का बहाव बहुत तेज है और आप इसके ऊपर एक डैम बनाना चाहते हैं जिससे कि जल विद्युत पैदा हो जाए। तो जल विद्युत पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए आप पीछे एक जलाशय का निर्माण करते हो। उस जलाशय के अंदर पानी जमा हो जाता है और उस पानी के फ्लो से ही आप टरबाइन घुमाकर बिजली पैदा करते हैं। पर पाकिस्तान ये कह रहा है कि आप ये जलाशय नहीं बना सकते। जलाशय अगर आपने बना लिया तो पानी आपके पास जमा हो जाएगा। पानी अगर जमा हो गया तो बहाव कम हो जाएगा, बहाव कम हो गया तो पानी कम हो जाएगा, जिससे हमें दिक्कत हो जाएगी। तो भारत को सिर्फ ये कहा है कि चलती हुई नदी से अगर आप बिजली बनाना चाहते हैं तो बना लो, लेकिन पीछे जलाशय नहीं बनेगा। तो इसके लिए आप अपने परियोजना को या डैम को ऐसा डिज़ाइन करो कि चलती नदी से ही बिजली बन जाए। इसके लिए पानी को रोकना ना पड़े। बेसिकली भारत इन नदियों के पानी को स्टोर नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। फिर भी भारत अगर थोड़ा बहुत पानी रोकता है तो उसकी एक लिमिट है। लगभग 3.6 मिलियन एकड़ फुट इस पानी को आप स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और इस पानी से आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लगभग 13.4 लाख एकड़ की सिंचाई विकसित कर सकते हो। मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में लगभग 6.42 लाख एकड़ सिंचाई क्षेत्र वहां पर विकसित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी ये पानी बहुत कम है। इस बीच भारत अगर कोई ऐसी योजना बना देता है जिसके अंदर जल जो है स्टोर हो रहा है, पानी जो है स्टोर हो रहा है, तो उसमें पाकिस्तान को ये अधिकार है, ये राइट है कि वो भारत के ऊपर आपत्ति उठा सकता है, सवाल उठा सकता है और भारत को कोर्ट में लेके जा सकता है। ऐसी ही 2-3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जिस पर पाकिस्तान पहले आपत्ति उठा चुका है, जिसमें आता है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 1970 और 80 के दशक में पाकिस्तान ने इस परियोजना पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि ये जो परियोजना थी ये चेनाब नदी के ऊपर थी। उनका कहना ये था कि अगर चेनाब पे आप ये परियोजना बनाओगे तो चेनाब का बहाव कम हो जाएगा। इस चक्कर में ये आपत्ति उठाई गई और शिकायत दर्ज कराई गई। हालांकि भारत ने बाद में डिज़ाइन में थोड़े संशोधन किए और परियोजना 1987 में पूरी हो गई। इसी तरह आता है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ये जो है जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा ज़िले के अंदर बनाई जानी थी। मैं आपको बता दूं कि ये किशन गंगा नदी के ऊपर बनने वाला बांध था। किशन गंगा एक सहायक नदी है झेलम नदी की। पाकिस्तान का दावा ये था कि अगर आप किशन गंगा नदी पर ये बनाते हो, ये डैम बनाते हो, परियोजना बनाते हो, तो इससे झेलम नदी का पानी कम हो जाएगा, क्योंकि पानी को आप यहाँ पे स्टोर कर लोगे। इस वजह से झेलम में पानी कम हो जाएगा, तो यही कारण है कि बहाव कम हो जाएगा। तो आप ये नहीं बना सकते। हालांकि 2013 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय ने भारत को इस परियोजना को जारी रखने की अनुमति दे दी थी, लेकिन इसके लिए कुछ एक लिमिट्स भी सेट कर दी कि ज़्यादा आप पानी इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। और फाइनली 2007 में यह शुरू हुआ और 2018 में पूरा हो गया। इसके अलावा एक है रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में बनना था, चेनाब नदी के ऊपर। इस पर भी पाकिस्तान ने दावा किया कि अगर आप चेनाब पे बांध बनाते हो तो इससे पानी कम हो जाएगा, चेनाब का मतलब उसका प्रवाह कम हो जाएगा, बहाव कम हो जाएगा और हमारी कृषि और जल विद्युत हम बना रहे हैं, पानी की बिजली बना रहे हैं, उसमें दिक्कत आ जाएगी। वर्तमान स्थिति यह है कि यह अभी तक निर्माणाधीन है। वर्तमान स्थिति यह है कि यह अभी तक निर्माणाधीन है, यानी कि अभी तक यह बन रहा है। 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी, 2026 में इसको पूरा होना था, लेकिन अभी भी इसके ऊपर सुनवाई चल रही है। तो समझौता आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि जो पाकिस्तान है वो ये कह रहा है कि पानी का बहाव कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में पानी का और कोई बड़ा स्रोत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब ये ट्रीटी बनाई गई, जब यह समझौता किया गया, तो उस दौरान PIC का गठन किया गया, परमानेंट इंडस कमीशन, जिसको आप सिंधु आयोग के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? इसमें भारत और पाकिस्तान के इंजीनियरों और अधिकारियों की एक टीम होती है जो साल में एक बार ज़रूर मिलती है। इसका काम यह है कि नदी का जो वर्तमान डेटा, यानी कि पानी का स्तर कितना है,
इस पे बनने वाले प्रोजेक्ट कौन से हैं, ये सारा डेटा एक दूसरे के साथ शेयर करना होता है, स्पेशली भारत को करना होता है। और फाइनली झगड़े जब होते हैं तो झगड़ों को शुरुआती में सुलझाने का काम PIC का होता है। यह बात ज़्यादा बड़ी ना हो और आपस में ही सल्यूशन निकल जाए, तो इसके लिए PIC काम करती है। मान लीजिए कोई बड़ा झगड़ा हो जाता है तो फिर क्या होगा, तो इसके कुछ एक स्टेप हैं। सबसे पहले तो दोनों देशों की सरकार आपस में मिलकर बातचीत कर सकती है, जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं वो आपस में बात कर सकते हैं। दूसरा ये है कि कोई न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुलाया जाए, अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से ही कोई आ गया तो उसने बीच में आ करके पूरा सल्यूशन निकाला। और आखिरी जो स्टेप है वो है कोर्ट, जो कि नीदरलैंड के अंदर मौजूद है, वही फैसला करता है। तो फाइनली ये जो सारी दिक्कतें होती हैं इन सब का फैसला कहाँ होता है, नीदरलैंड के हाई कोर्ट के अंदर होता है। तो अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि सिंधु जल समझौता क्या है। अब हम वर्तमान स्थिति की बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 22 अप्रैल 2025 को भारत के कश्मीर में पहलगांव में एक हमला हुआ, जिसमें लगभग 30 लोगों की जान चली गई। ये सारे के सारे टूरिस्ट थे जो कि कश्मीर घूमने आए थे और यहाँ पर इनके ऊपर गोलीबारी हो गई, हमला हो गया। ये जो पूरी घटना है इसकी फ़िलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस घटना के चलते भारत सरकार ने 23 अप्रैल 2025 को इंडस वाटर टेरिटरी को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिया है। तो ये है आज की वर्तमान स्थिति। अब आगे जाके ये जो मामला है जाहिर सी बात है कोर्ट में जाएगा। उसका कारण ये है कि ये दोनों देश फिलहाल तो बात नहीं करने वाले, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ही इसका निपटारा करेगा कि आगे इसका क्या होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको सिंधु जल समझौता समझ में आ गया होगा और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। इसके बाद भी अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई क्वेरी आती है, कोई समस्या आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर के मुद्दे के बारे में। कश्मीर का विवाद है क्या और ये क्यों नहीं सुलझ रहा, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।